नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुबोध सिंह भंडारी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो है कार्ल मार्क्स। आज हम कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे स्टूडियो में आज चर्चा में आए हैं हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम चलेंगे डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव के पास, जो आपको बताएंगे कि वास्तव में कार्ल मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने इस वीडियो में मैं संक्षेप में आपसे कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की चर्चा करूंगा। इस छोटे से लेक्चर को सुनकर आप समझ पाएंगे कि द्वंद्वात्मक प्रणाली क्या है। आप ये भी समझ पाएंगे कि हीगल का द्वंद्ववाद क्या था और कार्ल मार्क्स ने उसमें क्या परिवर्तन किए। आप ये भी समझ पाएंगे कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। आप ये भी जानेंगे कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द की। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने ये दोनों शब्द अलग अलग लोगों से ग्रहण किए हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक शब्द को जर्मन विचारक हीगल से प्राप्त किया और उन्होंने लुडविग फायरबाख से भौतिकवाद शब्द को ग्रहण किया। द्वंद्वात्मक शब्द पर भी मैं आपको बताता चलूं कि ये डायलेक्टिक जो इंग्लिश टर्म है द्वंद्ववाद का, ये यूनानी शब्द डायलॉगो से आया है, जिसका तात्पर्य होता है विचार विमर्श करना। एक ऐसा विचार विमर्श जिसमें हर विचार का विरोधी विचार प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार विचारों की इस तर्क वितर्क में सत्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। इस द्वंद्वात्मक प्रणाली का वाद विवाद या सत्य के अनुसंधान के लिए प्रयोग यूनानी विचारक किया करते थे। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में इस वाद विवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। लेकिन इस द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग विश्व के विकास की व्याख्या करने के लिए व्यवस्थित रूप से जर्मन विचारक हीगल ने किया। हीगल ने द्वंद्ववादी प्रणाली का प्रयोग इस विश्व की विकास की व्याख्या के लिए किया। हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रणाली के 3 चरण बताए, जिनके आधार पर मानव चेतना विकास की ओर अग्रसर होती है या आत्मा विश्वात्मा तक के लक्ष्य को प्राप्त करती है। द्वंद्वात्मक प्रणाली के ये 3 चरण हैं। वाद, जिसको हम इंग्लिश में थीसिस बोलते हैं। दूसरा है प्रतिवाद, एंटीथीसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और तीसरा होता है संवाद, सिंथेसिस बोलते हैं इसको। वाद द्वंद्वात्मक प्रणाली की पहली अवस्था है। यह मूल अवस्था है किसी भी चीज की। फिर उस वाद के प्रतिरोध में उससे ठीक विपरीत गुण वाला एक प्रतिवाद उत्पन्न होता है। फिर वाद और प्रतिवाद के संयोग से संवाद की उत्पत्ति होती है। हीगल ने, जैसा मैंने आपको बताया, वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रणाली, इस प्रक्रिया का प्रयोग राष्ट्र राज्य तक विश्व आत्मा की व्याख्या के लिए किया। लेकिन कार्ल मार्क्स ने, अब हम कार्ल मार्क्स के पर बात करेंगे। कार्ल मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक प्रणाली को ग्रहण तो किया, लेकिन मार्क्स हीगल से कतई सहमत नहीं है,
क्योंकि मार्क्स का चिंतन, वो स्वयं बोलता है कि मेरा जो समाजवाद है वो वैज्ञानिक है। तो मार्क्स का चिंतन वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक चिंतन में आत्मा या चेतना जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं हो सकता। इसलिए मार्क्स का ये कथन है कि मानवीय चेतना हमारे अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि हमारी अस्तित्व है जो हमारी चेतना का निर्धारण करता है। कहने का तात्पर्य यह है, मार्क्स मानता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। तो सत्य क्या है? आत्मा न होकर के सत्य है पदार्थ। मार्क्स का यह मानना है कि शरीर भी घड़ी की तरह है। जैसे घड़ी के पुर्जों को हम, उनमें कोई आत्मा जैसी चीज घड़ी में तो होती नहीं है। हम घड़ी के पुर्जों को, उनके पार्ट को एक निश्चित क्रम में सेट कर देते हैं और चाबी भर देते हैं, घड़ी चलने लगती है। तो ये शरीर भी ठीक इसी तरह है। शरीर के ऑर्गन्स हैं, एक निश्चित क्रम में सेट हैं और इसीलिए शरीर चलता रहता है। तो पहली चीज तो मार्क्स का जो चिंतन है द्वंदात्मक भौतिकवाद का, उसका आधार आत्मा नहीं है, पदार्थ है। ये हीगल से उसकी मूल वैचारिक भिन्नता है और मार्क्स ने इसको स्वीकार भी किया है। इसलिए उसने कहा कि मेरा जो द्वंद्ववाद है वो न केवल हीगल से भिन्न है बल्कि ठीक इसके उल्टा है। उसने कहा है, लिखा है उसने, कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सर के बल खड़ा पाया और मैंने इसे सीधा पैरों पे खड़ा कर दिया है। I found the Hegelian dialectic theory standing on its head. I put it down again on its feet. अब हम बात करते हैं मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। भौतिकवाद का जो शब्द है, मैंने बताया कि मार्क्स के चिंतन का मूल है पदार्थ, और मार्क्स ने पदार्थ को आधार मानते हुए ये बताया कि यह समस्त विश्व जो है इसकी व्याख्या भी पदार्थ के आधार पर ही संभव है। इसलिए उसने भौतिकवादी शब्द का प्रयोग किया, और ये भौतिकवाद शब्द का जो प्रयोग है उसने फायरबाख से लिया है। फायरबाख, लुडविग एंड्रियास फायरबाख्स, 1804 से 1872 इनका समय है। उन्होंने दर्शन में अपने धर्म की भी काफ़ी आलोचना की और भौतिकवादी दृष्टिकोण उनका मार्क्स को बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने फायरबाख से भौतिकवादी चिंतन ग्रहण किया। इस तरह मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द की रचना की। अब प्रश्न यह है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है और मार्क्स इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। मार्क्स का कहना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस पदार्थ पर आधारित या भौतिक जगत के विकास की व्याख्या करना संभव है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी व्याख्या करना संभव है। पदार्थ में कुछ अंतर्विरोधी गुण होते हैं और इन अंतर्विरोधी गुणों के कारण ही वाद प्रतिवाद की अवस्थाओं से होते हुए वह संवाद को प्राप्त करता है। मार्क्स का कहना है, उसने एक उदाहरण से ऐसे समझाया है इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को, जैसे हम गेहूं का एक दाना लेते हैं। गेहूं का यह दाना, इसको हम वाद की अवस्था कहते हैं। इसका मूल स्वरूप है, गेहूं का एक दाना क्या है? वाद है। जब हम इस दाने को जमीन में बोते हैं, कुछ दिन में क्या होता है, ये दाना सड़ जाता है और इसका एक पेड़ बनता है। तो दाने का जो पेड़ में बदलाव है, परिवर्तित होना है, ये दूसरी अवस्था है। एक पेड़ का तैयार होना प्रतिवाद है। फिर कुछ दिनों में इस पेड़ में बालियां आती हैं और पककर वो बालियां जमीन पे, उनसे गेहूं निकलते हैं, गिर जाते हैं, पेड़ नष्ट हो जाता है। तो पेड़ से बालियों में गेहूं का आना और पककर उनका जमीन में गिरना, ये तीसरी अवस्था है जिसे हम संवाद कह सकते हैं। अब अगर हम इस प्रक्रिया में देखें तो हमें क्या दिखाई देता है कि एक गेहूं का दाना, उसमें परिवर्तन होता है, उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, एक पेड़ बनता है, प्रतिवाद, और उस
पेड़ से फिर कितने सारे हमें नए गेहूं के दाने प्राप्त होते हैं जो संपात है। तो ठीक इसी तरह इससे कई सारी चीज़ें हैं। मार्क्स की द्वंद्वात्मक जो भौतिकवादी प्रणाली है, इसमें हमें कई सारी विशेषताएं इसके आधार पर हम उनकी समझ सकते हैं। सबसे पहली मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली की विशेषता क्या है कि मार्क्स समस्त विकास, इस विश्व के समस्त विकास का आधार पदार्थ को मानता है। वो आत्मा या चेतना जैसी किसी भी दृश्य वस्तु के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। विश्व के समस्त विश्लेषण और विकास का आधार क्या है? पदार्थ है। दूसरी बात यह है कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में इस समस्त विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, मार्क्स ये मानता है कि ये विश्व जो है वो एक सेट के रूप में है, अवयव के रूप में है। अवयव का तात्पर्य यह है कि जिसमें कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। मार्क्स का यह मानना है कि विश्व की समस्त वस्तुएं एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं और एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। स्टालिन का नाम आपने सुना होगा। स्टालिन ने भी कहा है कि द्वंद्वात्मक प्रकृति को ऐसे वस्तुओं व प्रवृत्तियों का आकस्मिक पुंज नहीं माना जा सकता जो एक दूसरे से असंबद्ध, पृथक और परस्पर स्वतंत्र हों, बल्कि वो परस्पर सुसंबद्ध हैं, अन्योन्याश्रित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यानी कि एक वस्तु में परिवर्तन होगा तो वो दूसरी वस्तु को प्रभावित करेगा। तो इस विश्व का, जगत का आधार क्या है? पदार्थ है। दूसरी चीज क्या है कि इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वे सब अन्योन्याश्रित हैं, सुसंबद्ध हैं। तीसरी चीज क्या है कि ये प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, गतिशील है और परिवर्तनशील है। परिवर्तन की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। कुछ नई चीजें उत्पन्न होती हैं, कुछ पुरानी चीजें नष्ट होती रहती हैं। ये परिवर्तन किस प्रक्रिया के अनुसार होता है? मार्क्स की वाद, प्रतिवाद और संवाद के अनुसार, यानी कि द्वंद्वादी प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन प्रकृति में चलता रहता है। अगली विशेषता क्या है कि जब परिवर्तन होता है, इस द्वंद्वादी प्रक्रिया के स्वरूप प्रकृति में जब परिवर्तन होता है तो नई चीजें बनती हैं, और जो नई चीजें बनती हैं वो न सिर्फ मात्रात्मक रूप से भिन्न होती हैं अपने मूल स्वरूप से, बल्कि गुणात्मक रूप में भी, क्वालिटेटिव चेंज भी उनमें आता है, गुणात्मक रूप से भी परिवर्तन होता है। और वह गुणात्मक परिवर्तन कई बार धीरे धीरे न होकर के बहुत शीघ्रता के साथ अचानक होता है। अगली विशेषता क्या है द्वंद्ववाद की, जो मार्क्स कहता है कि विश्व में होने वाले परिवर्तन सरलता की स्थिति से जटिलता की स्थिति की ओर होते हैं। मैंने जैसा कि बताया ना कि जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? जटिल होता है। एक और चीज है, मार्क्स के द्वंद्ववादी जो प्रणाली है, ये बेसिक विशेषता है, अजम्पशन है, जो मान के मार्क्स चलता है कि जो वस्तुएं हैं उनमें एक अंतर्विरोध पाया जाता है। हर वस्तु में उसका अंतर्विरोधी गुण स्वयं ही होता है, जिसके कारण प्रतिवाद जन्म लेता है। तो वस्तुओं में शाश्वत अंतर्विरोध होता है। यह भी द्वंद्वादी प्रणाली की मार्क्स की विशेषता है। और एक बात जो मार्क्स कहता है वो ये कि पदार्थ ही संपूर्ण विश्व की नियामक शक्ति है। मार्क्स का सारा दर्शन भौतिकवादी है, वो पदार्थ को ही मूल मानता है संसार का। पदार्थ के आधार पर ही विश्व की सभी गतिविधियों की व्याख्या की जा सकती है। अब यहीं पर आलोचकों का दृष्टिकोण मार्क्स से भिन्न हो जाता है। उनकी यह मानना है कि एक तो ये द्वंद्ववादी जो प्रणाली है मार्क्स की, ये बहुत जटिल है, सरलता से समझ में नहीं आने वाली है आम आदमी के। दूसरी चीज है कि मार्क्स पदार्थ पर इतना केंद्रित हो जाता है कि मानव चेतना के अस्तित्व को ही नकार देता है, जबकि मनुष्य एक चेतनाशील प्राणी है, उसके अंदर बहुत सी आवेग, भावनाएं, तमाम सारी चीजें होती हैं। लेकिन मार्क्स के लिए मनुष्य एक मशीन, एक पुर्जे की तरह है। जाहिर सी बात है कि उसमें इन चीज़ों, भावनाओं, आवेगों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो एक मशीनी, भौतिकवादी, विशुद्ध पदार्थ केंद्रित दर्शन
दूसरी इसकी वजह से आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। दूसरी चीज़, मार्क्स कहता है मेरी एक जो द्वंद्वात्मक पद्धति है यही व्याख्या के लिए एकमात्र वैज्ञानिक पद्धति है। तो आलोचकों का ये भी तर्क स्वीकार नहीं करते हैं कि मात्र यही एक पद्धति है और कोई पद्धति नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि जो परिवर्तन का तरीका मार्क्स ने बताया है, वाद, प्रतिवाद और संवाद, तो विश्व की सभी घटनाओं की व्याख्या में यह लागू एक समान रूप से नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन कभी सरल रेखा में नहीं होता है। विश्व के परिवर्तन ज़िगज़ैग वे में होते हैं, अप एंड डाउन के साथ होते हैं। तो इसलिए मार्क्स का जो एक निरंतर उन्होंने रेखा खींच दी है कि वैसे इसी तरह परिवर्तन होता चला जाएगा, ये भी आलोचना का विषय बनता है। हालांकि द्वंद्ववाद में बहुत कुछ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं इसके विश्लेषण को लेकर के, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको द्वंद्ववादी मार्क्स की जो प्रणाली है, उसकी जो विशेषताएं हैं और जो उस पर आक्षेप हैं उसके बारे में कुछ समझ प्राप्त हुई होगी। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।